नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड है। आज लखनऊ में आयोजित परेड में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ साथ 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परेड में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सुबह 10 बजे परेड को सलामी दी जाएगी और नेशनल गेम्स के खिलाड़ियों को सीएम सम्मानित करेंगे। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का अलंकरण समारोह है आज। तो आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और उत्तर प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस जोरों शोरों से मनाया जाएगा। जिस प्रकार से हमेशा प्रक्रियाएं रहती हैं, ठीक उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। विशेष ये कि तमाम जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, उनको पदकों से अलंकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी विशेष कार्यक्रम की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे परेड में भी। क्या कुछ अभी तक तैयारी है? कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? मौके पर लखनऊ में तमाम कार्यक्रम किए। विधानसभा के सामने जो विधानसभा पर कार्यक्रम होता है, ये जो राष्ट्रपति राज्यपाल होते हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री सभी होते हैं, जनगण होता है, उसके बाद झांकियां निकलती है, परेड होती है। परेड में तमाम टुकड़ियां होती हैं जवानों की, चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे वो एटीएस के जवान हो, बीएसपी के जवान हो, आईटीबीपी के जवान, तमाम जवान होते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपने दौर का प्रदर्शन करते हैं। आंतरिक तौर पर साथ ही साथ मंच पर आते लोगों को सलामी देते हैं। उसके बाद ठीक है अश्विनी, हम लौटेंगे आपके पास क्योंकि उत्तर प्रदेश दिवस पर भी विशेष कार्यक्रम है और आज देश 74वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा है। तो परेड का आगाज होगा आज और लखनऊ में आयोजित परेड में शामिल होंगे राज्यपाल। इसी के साथ साथ तमाम अन्य मंत्री भी परेड कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल 10 बजे के आसपास जो है ध्वजारोहण होगा 10 बजे। उसके बाद परेड का कार्यक्रम होता है विधानसभा के बाहर। उसके बाद झांकियां निकलती हैं, कई जिलों की अलग अलग झांकियां होती हैं जो उस जिले की कला को, उस जिले की खासियत को प्रदर्शित करती है। निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हर साल होता है और हजारों की संख्या में लोग इस दौरान मौजूद रहते हैं जो अपने देश के सैनिकों का शौर्य और साहस देखना चाहते हैं, देश के सैनिकों का संघर्ष देखना चाहते हैं, उनकी क्षमता और ताकत देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग हौसला अफजाई के लिए सैनिकों के खड़े होते हैं। वहां पर हजारों की संख्या में आप जहां से परेड शुरू होती है, चारबाग से लेकर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम विधानसभा होते हुए परेड जाती है और निश्चित तौर पर पूरे रास्ते पर हजारों लोग इकट्ठे रहते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का एक दूसरा भी कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शाम 3 बजे राज्यपाल राजभवन है, वहां पर एक कार्यक्रम होता है जिसमें 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी है जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया था, उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया था। साथ ही साथ 26वें नेशनल गेम में जिन जो प्रतिभागियों ने, जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया था, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया था, प्रदेश के लिए मेडल जीता था, उनको आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सम्मानित करेंगे। निश्चित तौर पर यह गौरव का क्षण होगा उन खिलाड़ियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जो खेल के क्षेत्र में पिछड़ापन उसके अंदर था, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से खेलों के जो विभाग होता है उसको मजबूत किया गया,
व्यवस्थाएं थी उनको बेहतर किया गया, क्योंकि देखा जाता था बजट तो जारी होता था सरकार की तरफ से, लेकिन खिलाड़ियों तक बजट नहीं पहुंचता था, जो जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को और उत्तर प्रदेश की पूरी प्रतिभा को झेलना पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चीज़ों को समझा और जो अधिकारियों का भ्रष्टाचार था उसको कहीं ना कहीं उस सिंडिकेट को नाबूद किया और खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने यहाँ तक निर्देश दिया कि हर जिले में अपना मिनी स्टेडियम होगा, जो बड़े मंडल है वहाँ पर बड़े स्टेडियम होंगे, जिससे खिलाड़ी हैं वो अपनी जो प्रतिभा है उसको बाहर निखार पाएँ, साथ ही साथ देश का प्रदेश का नाम रोशन कर पाएँ और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलें। निश्चित तौर पर अभी देखा गया था कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उस दौरान भी जिन खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश की ओर से बेहतर परफॉर्मेंस किया था, उत्तर प्रदेश की ओर से देश का नाम रोशन किया था, उनको बाकायदा एक बड़ी धनराशि देकर सम्मानित किया गया था। निश्चित तौर पर आज फिर एक बार सम्मान उनका किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये सम्मान सिर्फ उत्तर प्रदेश उन खिलाड़ियों का नहीं, उत्तर प्रदेश का सम्मान होगा। कहीं ना कहीं जो आने वाले समय के खिलाड़ी होंगे उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा इन सम्मान से मिलेगी। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के आज कार्यक्रम है। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे और तमाम कार्यक्रम पर हमारी नजर भी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, केंद्र सरकार ने मुलायम को पद्म विभूषण सम्मानित किए जाने का फैसला किया है। सपा संरक्षक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलेगा। यूपी से राधाचरण गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री मिलेगा। यूपी से दिलशाद हुसैन को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यूपी से अरविंद कुमार को साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यूपी से उमाशंकर पांडे को सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यूपी से मनोरंजन साहू को मेडिसिन क्षेत्र के लिए पद्मश्री दिया जाएगा और यूपी से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। तो 106 ऐसी हस्तियां जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। 91 हस्तियों को पद्मश्री, 6 को पद्म विभूषण सम्मानित दिया जाएगा और 9 को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। अश्विनी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, तमाम वो नाम हमने गिनवाए हैं जिनको आज पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नाम सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक करियर रहा, जिन्होंने जिस तरीके से राजनीति की, कहीं ना कहीं लोगों के लिए मिसाल है। और ये वो कुछ एक जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, जो हर पार्टी में हर व्यक्ति के लिए खास होते हैं। निश्चित तौर पर भी देखा गया जब उनकी मौत हुई थी उस दौरान सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, हर कोई कहीं ना कहीं कह रहा था कि एक क्षति बहुत बड़ी क्षति है। तमाम दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी के से बड़े बड़े पदों पर वो अपना गुरु मानते थे मुलायम सिंह यादव को। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं ये सम्मान उनको दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं उनके जो उनके अनुयायी, उनको मानने वाले लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करेंगे। हालांकि बात करें तो 8 लोगों को उत्तर प्रदेश के से जो पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया। अगर बात करें कुल 106 जो हस्तियां हैं देश में, उनको पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से 91 हस्तियों को पद्मश्री दिया जाएगा, जिसमें से 8 सिर्फ उत्तर प्रदेश की हैं, 6 को पद्म विभूषण दिया जाएगा, वहीं 9 को पद्म भूषण सम्मानित किया जाएगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है। उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनके लिए बड़ा दिन है, साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव को अन्य लोग जो हैं उनको मानने वालों के लिए आज काफी बड़ा दिन है। जी बिल्कुल। और अश्विनी, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो कौन रिसीव करने जाएगा ये सम्मान, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है और इसी के साथ साथ क्या कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी का भी? बिल्कुल। जब मौत के उपरांत जब इस तरह का सम्मान मिलता है तो उनका जो उनको कोई उनके घर से जाता है, जो किसी एक व्यक्ति को भेजा जाता है जो वहाँ पर जाकर के सम्मान को ग्रहण करता है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की ओर से इसके लिए कोई आधिकारिक तौर पर कोई नियुक्त नहीं किया गया। संभावना है अखिलेश यादव खुद भी जा सकते हैं क्योंकि पिता के लिए सम्मान है, शिवपाल यादव जा सकते हैं क्योंकि उनके बड़े भाई के लिए सम्मान है। तो ऐसे में थोड़ा सा रुकना होगा कि आखिर कौन इस जो पद्मश्री सम्मान मिला है
है, कौन इसको रिसीव करेगा, उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी ही देर में तिरंगा फहराएंगी, कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये बेहद खास क्षण होगा जब कर्तव्य पथ पर पहली बार द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस थोड़ी ही देर में तिरंगा फहराएंगी। सन 1950 में हमारे देश का संविधान बना था और आज ही के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और आज ही के दिन हमारे देश का संविधान बना था। तो आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत आज सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कर्तव्य पथ से आज विशेष तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी, क्योंकि कर्तव्य पथ बनने के बाद पहली बार यहां पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए भी खास कि इस बार के गणतंत्र दिवस में वीआईपीज नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि जो वीआईपीज पहुंच रहे हैं वो थोड़े अलग है। दूध वाला, ठेले वाला, रिक्शा वाला, चाय बेचने वाला, इन सभी को वीआईपीज की श्रेणी में रखा गया है, जो कि प्रथम पंक्ति में बैठेंगे। उद्देश्य सिर्फ यही कि समाज का हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा है। हमारे साथ पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। पीयूष तिवारी, आज विशेष दिन, महत्वपूर्ण दिन 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इन सभी में महत्वपूर्ण यह है कि एक तो पहली बार कर्तव्य पथ पर द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगे और दूसरी बात यह कि वीआईपीज भी इस बार अलग है। बिल्कुल, आज अगर हम बात करें तो देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और कर्तव्य पथ पर इसकी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर आज भारत के जो रणबांकुरे हैं वो जमीन से लेकर आसमान तक अपने शौर्य का परचम लहराएंगे। करीब 50 ऐसे विमान हैं जो फ्लाइंग पास्ट करते हुए नजर आएंगे। और इस बार की अगर हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की दिखाएं तो आप पीछे देखिए, अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और मिस्र से भी तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये आप बस देखिए, क्योंकि जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे जो परेड को देखने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी कर ली गई है। लगातार जो बैरिकेटिंग सिस्टम है उसको बढ़ाया जा रहा है और एहतियातन करीब अगर हम बात करें तो 6000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली में आज तैनात किए गए हैं। और अन्य भी जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी तैनाती आज हुई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी हो रही है और किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए एहतियात देर रात से ही बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज जो 74वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है और थोड़ी देर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी। और अब की बार की अगर हम बात करें तो करीब 60 से 65 हजार दर्शकों को दर्शक जो हैं वो दर्शक दीर्घा में नजर आएंगे। इसके साथ ही भारतीय सेना की जो तमाम जो टैंक्स हैं, राइफल्स हैं, जो हथियार हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि अब की बार जो ये सारी चीजें दिखेंगी वो भारत में बनी हुई दिखेंगी, यानी कि स्वदेशी दिखेंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीएसएफ की जो टुकड़ी है उसमें जो महिलाएं हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, वो इस बार नजर आएंगी। सरफेस टू एयर जो मिसाइल है उसका जो उस टुकड़ी का जो नेतृत्व है वो लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा करेंगी। तो निश्चित रूप से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी। और अगर हम बात करें झांकियों की तो करीब 27 ऐसी झांकियां हैं जो आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें से 23 झांकियां जो है वो कल्चरल है और 6 जो झांकियां हैं वो अलग अलग मंत्रालयों की झांकियां हैं और 17 ऐसी झांकियां हैं जो अलग अलग राज्यों की झांकियां कुछ ही देरी में। और पीयूष, आप भी नजर बनाए रखिएगा, जैसे कुछ भी बड़ी खबर आती है हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।
पहले जेएनयू, फिर उसके बाद जामिया यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर के देश के कई राज्यों की यूनिवर्सिटी में प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को देखने की तलब वामपंथी विचारधारा को मनाने वाले छात्रों के दिलों में बैठ गई है। सब स्क्रीनिंग की रट लगाए बैठे हैं और नियम कायदे को अपनी अभिव्यक्ति के नाम पर तोड़ रहे हैं। पता नहीं डॉक्यूमेंट्री देख करके क्या ज्ञान और क्या धारणा बनाना चाहते हैं। वो भी उस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहते हैं जिसे खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नकार दिया। लेकिन यहाँ वामपंथी छात्र से लेकर विपक्ष इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के पक्ष में कोहराम मचा करके रखा हुआ है। तो इसे क्या कहा जाए? भारत की संप्रभुता को चोट करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ आखिरकार क्यों है भारत की सियासत का विपक्ष? क्या ये पीएम मोदी की छवि पर चोट करने जैसा नहीं है? देखिए रिपोर्ट। अब इसे क्या कहा जाए? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध का एजेंडा है? जिस बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ब्रिटिश संसद में विरोध किया था, जब ऋषि सुनक से सवाल किया गया था दंगे में पीएम मोदी की भूमिका पर आपका क्या कहना है, उस पर सुनक ने जवाब दिया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। अमेरिका से लेकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष नकार रहे हैं। उसी डॉक्यूमेंट्री को जेएनयू में ज्ञान की धारणा को धारण किए छात्र देखने में लग गए तो हंगामा हो गया। अब भारत का विपक्ष भारत के प्रधानमंत्री को घेर रहा है। अपने आत्मज्ञान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने ज्ञान की धारा को एंटी मोदी धारणा को बरपा रहे हैं। मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे। हाँ, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनइफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है। तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया। करानी चाहिए। हालांकि आजादी के नाम पर, अभिव्यक्ति आजादी के नाम पर ऐसी चीजें करते रहे। जेएनयू तो खास तौर से करते रहे। वो जो भारत तोड़ो गैंग है उसको को अपनी आजादी का अधिकार मानते हैं। तो एक प्रकार की निगेटिव मानसिकता है, खासतौर से वामपंथियों के अंदर है। और जिनको कोई ऐसी चीज कहीं पर भी दिखाई देती है जिसमें प्रधानमंत्री जी के ऊपर आलोचना हो रही हो, वर्तमान सरकार की आलोचना, उनको तुरंत उठा लेते हैं। और इसमें बीबीसी भी अपराधी है। बीबीसी अभी भी अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से निकली नहीं है। वो अभी भी अपने को यही समझते हैं कि ये कॉलोनीज हैं हमारी, और एक निगेटिविटी के साथ वो सारी बातें करती हैं। तो इन चीज़ों के प्रति सामान्य जो भारतीय है वो सतर्क भी है, लेकिन कुछ वर्ग है, जैसा मैंने कहा, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इस प्रकार के कामों में प्रारंभ से लगे रहे हैं। जेएनयू को उन्होंने इस प्रकार का के कामों का अड्डा बना दिया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के ध्यान में बात आ रही है कि सत्य का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं सच को छिपाया नहीं जा सकता है। उसी सच की पड़ताल जब उनके नेता अनिल एंटनी ने तय कर दी तो कांग्रेस के अंदर खाने बवाल मच गया। अनिल एंटनी ने 24 जनवरी को दोपहर 1 बजे ट्वीट कर कहा था, भारतीय संस्थानों पर बीबीसी के विचारों को रखने का मतलब देश की संप्रभुता को कमजोर करना है। लेकिन 25 जनवरी का जब दिन आया तो अनिल एंटनी को कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने क्यों किया? इस पर अनिल एंटनी ने जवाब दिया, कांग्रेस ने मुझसे ट्वीट डिलीट करने को कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्या चाटुकारिता ही योग्यता का मापदंड बन गया है? एक नए विवाद में जेएनयू के वामपंथी छात्रों ने आग लगाई तो जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर देश के अन्य राज्यों की यूनिवर्सिटी के वामपंथी छात्र भारत में प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को देखने पर अड़ गए। छात्र से लेकर मुख्य धारा की सियासत में लेफ्ट एंड राइट के बीच बिग फाइट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।